और कोई है कि चले के आगे है और लोग? चलो शुरू करते हैं कंप्यूटर। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा है? कंप्यूटर। कंप्यूटर से कितने प्रश्न आने हैं? 30। मैथ्स से 25 है, लेकिन कंप्यूटर में 30 में 15 अंक पाना अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 15 अंक नहीं पाते हैं तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। तो पेपर चेक तभी होगा जब कंप्यूटर में कम से कम कितना? 15 अंक आएगा। ऐसा नहीं कि 15 सही 15 गलत, वो तो खत्म कहानी हो जाएगी। जोड़ घटा के 30 में कितना आना चाहिए? 15 अंक आना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे देखिए। उस पर मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, वो हम अभी नहीं करते हैं। हम सीधा शुरू करते हैं कंप्यूटर के पहले टॉपिक को। ठीक है, कंप्यूटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर पढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी होता है, पहला तो ये थ्योरेटिकल क्लास जो हम कर रहे हैं ये आपके लिए सबसे जरूरी है। दूसरा, कंप्यूटर के व्यापम की परीक्षाओं में आए हुए पुराने प्रश्न, ये दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैं 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो आप मान के चलिए कम से कम 10 से जो 12 क्वेश्चन होंगे वो केवल व्यापम की पुरानी परीक्षाएं में आए हुए प्रश्न ही होंगे या उस आधार पे बने प्रश्न होंगे। बाकी क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। तो हम अपनी पढ़ाई के दौरान पुराने सारे क्वेश्चन मेरे देखे हुए हैं। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये प्रश्न एग्जाम में आया है, ये पॉइंट एग्जाम में आया है, वो तो आप देखेंगे ही। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि आपके पास कंप्यूटर की एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें व्यापम के सारे पुराने क्वेश्चन मिल जाए। आपको नेशनल लेवल के कंप्यूटर के क्वेश्चन, एसएससी में, बैंक में कंप्यूटर में क्या है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। व्यापम की परीक्षाओं में कंप्यूटर में क्या आया है। ठीक। दूसरा, जब आप पुराने क्वेश्चन हल करेंगे तो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको लगेंगे गलत है, सही ले लिया गया, और कुछ क्वेश्चन के आंसर सही तो है, गलत ले लिया गया। दोनों चीजें होंगी। उसका कारण यह है कि कंप्यूटर ऐसा विषय नहीं है कि एनसीईआरटी की किताब निकाल के दावा आपत्ति लगे और व्यापम उसका आंसर बदले। तो इसीलिए अगर कुछ पॉइंट व्यापम ने माने हैं तो हमें वो भी जानना है, और यदि कुछ पॉइंट सही है और व्यापम ने गलत माना है तो हमें वो भी जानना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, व्यापम का ही क्वेश्चन है एक, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सीपीयू। कंप्यूटर का हृदय क्या है? सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू। सबका आंसर वो क्या ले लिया? सीपीयू। फिर कहीं वो आंसर प्रोसेसर लेता है, कहीं वो आंसर कंट्रोल यूनिट लेता है। तो जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे मैं वहां आपको ये आंसर क्या है, अब व्यापम ने अगर गलत लिया है तो क्या है और क्यों है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ओल्ड क्वेश्चन हमको देखते जाना है। तो यहाँ तो हम जो क्लासेस रहेगी थ्योरेटिकल क्लासेस वो हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, प्लस पुराने क्वेश्चन के लिए मेरा प्रयास है कि मैं एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा जो यूट्यूब में मैं पब्लिश करूंगा, वहां से आप देखते जाएंगे। साथ ही साथ एक बुक लेके आप उसको प्रैक्टिस भी करते रहेंगे जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएगा। हालांकि जब आप पुराने क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्लास में उसको पढ़ ही चुके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर कंप्यूटर जो है एक ग्रीक शब्द से आया है जो है आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की स्पेलिंग COMPUTER, लेकिन कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? एक ग्रीक शब्द से हुई है जो क्या है? कंप्यूटर। ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। आज की क्लास में ही हम कम से कम 15 से 20 पॉइंट ऐसे देखेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक, तो प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। जहां समझने वाला रहेगा मैं रोक के समझाऊंगा, बाकी आप नोट डाउन फटाफट करते चलेंगे। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से हुई है जो है कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? कंप्यूटर का गणना करना। तो जब शुरुआती दौर पे कंप्यूटर बना वो एक कैलकुलेटर की तरह ही कार्य करता था, फिर कैलकुलेटर एडवांस होते गया और आने वाले टाइम में क्या बना? कंप्यूटर। ठीक, दूसरा, कुछ बेसिक चीजें हम जान रहे हैं। दूसरा, कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर का प्रॉपर फुल फॉर्म है जो हमारे एग्जाम का अगला क्वेश्चन होता है, COMPUTER। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड,
एम का मतलब होता है मशीन, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है, आपको बिल्कुल रट के रखना है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, ऐसा मशीन जो कॉमनली यूज किया जा रहा है, किस लिए? टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च के लिए, तो उसे ही क्या कहा गया? कंप्यूटर। ठीक, तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, तो एग्जैक्ट वर्ड आपको याद रखना है, एक आध बेसिक क्वेश्चन इससे भी बनता है। तो चूंकि कंप्यूटर पहले दौर में गेम खेलने, मूवी देखने, ये सब के लिए यूज नहीं हुआ, केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही यूज होता था, इसीलिए उसका नाम ये पड़ा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ध्यान रहेगा? ठीक, और आगे चलते हैं। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे लिए गणना करता है, हमारे लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर दो प्रकार की चीजों का एक ग्रुप है, जिसमें हम पहले को कहेंगे हार्डवेयर और दूसरे को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। बहुत बेसिक सी चीजें हैं। हार्डवेयर यानी कंप्यूटर का वो पार्ट या वो यूनिट जिसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। और ये भी व्यापम का क्वेश्चन रहा है कि कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर। इससे ज्यादा कोई इसका डेफिनेशन नहीं है। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर की वो युक्ति या कंप्यूटर की वो यूनिट जिसे हम छू सकते हैं, कर सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? जिसे हम छू सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का कुछ टेक्निकल डेफिनेशन बनता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखेंगे, कंप्यूटर प्रयास करेंगे जितना हो सके इंग्लिश में आपको पढ़ना है। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन इंग्लिश में ही मिलते हैं, फिर वो हिंदी ट्रांसलेट होते हैं, और हिंदी ट्रांसलेट बहुत खतरनाक होता है। जैसे इनपुट यूनिट, इनपुट माउट की बात करें तो क्या है? हम साउंड कम करना है, मेरा ज्यादा आवाज आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कम कर दिया। अरे कम कर रहा हूं यहां से। ठीक है, हाँ, चलो। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, क्या बता, हिंदी इंग्लिश बता रहा था। इनपुट यूनिट की यदि हम बात करें तो इनपुट यूनिट सभी अवेयर है, कीबोर्ड माउस होता है, लेकिन कभी कभार एग्जाम में इसका खतरनाक हिंदी लिखाता है। जैसे किसको पता है इनपुट यूनिट को हिंदी में क्या कहेंगे? इनपुट यूनिट व्यापम के एग्जाम में लिखाया रहेगा आगम युक्ति, आउटपुट यूनिट लिखाया रहेगा निर्गम युक्ति। समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो क्रियान्वयन करने वाली युक्ति। तो हिंदी बहुत खतरनाक होता है, तो कंप्यूटर पूरा प्रयास करना है जितना हो सके इंग्लिश में पढ़ना है, समझने का काम तो हिंदी में चले, नोट्स आपका मैक्सिमम इंग्लिश में हो, जहां ना समझ में आए वो हिंदी में आप सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, बहुत सारे निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। अब बहुत सारे प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो युक्ति है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करती है, जो हार्डवेयर को क्या करेगी? नियंत्रित। तो कुल मिला के डेफिनेशन क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम।
सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का समूह है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का समूह है और इनका काम क्या है? जो हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं उसे कंट्रोल करना, और ये सब मिलजुल के क्या कहलाता है? कंप्यूटर। ठीक, तो कंप्यूटर में दो बेसिक पार्ट होंगे आपके, क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इनका उपयोग क्या है? हार्डवेयर को कंट्रोल करना या नियंत्रित करना। यहां तक क्लियर है चीजें? ठीक। अब कंप्यूटर में कुछ और बेसिक प्रश्न बनते हैं। बेसिक प्रश्न जैसे कंप्यूटर में क्या होता है? एक आपका इनपुट रहेगा, ठीक है, उसके बाद इनपुट किस में होगा? आपका सीपीयू में होगा, और सीपीयू से हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। ठीक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमारा 4-5 क्लास के बाद का टॉपिक रहेगा, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम बेसिक चीजें देख रहे हैं। तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 यूनिट कार्य कर रही है, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। ठीक, इन नाम से लग रहा है इसमें क्या होगा? कुछ इनपुट होगा, कुछ दिया जाता है, और आउटपुट यानी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, जो बाहर आएगा वो क्या कहा जा रहा है? आउटपुट। ठीक है, सीपीयू के अंतर्गत मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोसेसिंग। तो व्यापम का एक बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि इनपुट और आउटपुट के मध्य क्या होता है? प्रोसेसिंग। इनपुट के बाद क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है? आउटपुट। अब इनपुट किसका किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। इनपुट होता है हमेशा डेटा और इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। इनपुट हमेशा किसका होता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन। डेटा और इंस्ट्रक्शन हमेशा प्रोसेसिंग होगा। अब प्रोसेसिंग होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है, आम भाषा में हम इसे क्या कहेंगे? रिजल्ट। और रिजल्ट ही क्या कहलाएगा? आपका इंफॉर्मेशन। व्यापम के जब आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, कम से कम 50 बार यही पूछा है, ठीक है, कि कंप्यूटर में किसका प्रोसेसिंग किया जाता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन। प्रोसेस होने के बाद वो क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कोई काम की जानकारी। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं डेटा, तो ये कुछ इस प्रकार का रहेगा। इंस्ट्रक्शन रहेगा क्या? जैसे मान लीजिए ऐड, और डेटा रहेगा 2 और 3। वर्तमान में 2 और 3 कोई काम का नहीं है, अलग अलग एक संख्या है, लेकिन उसको यदि हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो क्या है? हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो इसीलिए 2 और 3 आपका क्या कहला रहा है? डेटा। ये 2 और 3 आपका क्या कहलाएगा? डेटा। और ये ऐड क्या कहला रहा है? आपका इंस्ट्रक्शन। और प्रोसेस होने के बाद चूंकि ये काम की जानकारी मिल रही है, इसीलिए हम इसे क्या कहें? इंफॉर्मेशन। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये 5 हमारे लिए क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। अभी छोटी संख्या है, मान लीजिए मेंस का रिजल्ट आया है और विद्यार्थियों के नंबर है। मेंस में 7 पेपर होते हैं, सातों पेपर के अलग अलग अंक लिखाए हुए हैं, तो कोई काम के हैं क्या? नहीं है। लेकिन सातों के अंक को यदि जोड़ दिया जाए तो वो उस विद्यार्थी के लिए एक जरूरी जानकारी बन जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। तो व्यापम में एक सीधा क्वेश्चन आता है कि डेटा प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। ठीक, या ये क्वेश्चन आता है किसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन बनाई जाती है? तो ऑप्शन में आपको डेटा भी दिख सकता है, लेकिन डेटा का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रॉ। रॉ शब्द जनरली कच्चे माल के लिए उपयोग किया जाता है। तो रॉ कहने का मतलब ऐसा डेटा जिससे अभी तक कोई यूजफुल जानकारी नहीं बनी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रॉ। तो दोनों क्वेश्चन का पैटर्न बनता है कि रॉ डेटा प्रोसेस होके क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन। या इंफॉर्मेशन किसको प्रोसेस करके बनाई गई है? रॉ भी लिखा रह सकता है, रॉ डेटा भी लिखा रह सकता है, डेटा और इंस्ट्रक्शन भी लिखा रह सकता है। ध्यान रहेगा, ये ध्यान रहेगा। और थोड़ा इसमें टेक्निकल जाते हैं। जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो टेक्निकली डेटा को कहा जाता है ऑपरेंड्स। डेटा को क्या कहा जाएगा? ऑपरेंड्स। और इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है ऑपरेशंस, ठीक है। तो डेटा और इंस्ट्रक्शन को टेक्निकली, डेटा को हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड्स, यानी 2 और 3। ऑपरेशन यानी जो भी आपके मैथ्स के सिंबल है, समझ लो जोड़ घटाओ गुणा भाग, वो सब क्या कहला रहा है? ऑपरेशन।
तो ऑपरेशन जिस पे परफॉर्म होता है वही क्या कहलाता है, ऑपरेंड्स। ठीक, तो या तो डेटा कहा जाए या तो ऑपरेंड कहा जाए, एक ही बात है। या तो इंस्ट्रक्शन कहा जाए या तो ऑपरेशन कहा जाए, एक ही बात है। या इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, रॉ। और ये सब प्रोसेस होने के बाद क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है रॉ क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में घूम फिर के ये वाला बेसिक क्वेश्चन दिखता ही है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। ठीक, अब थोड़ा सा बेसिक डेटा के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे डेटा की यदि हम बात करें तो डेटा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका टेक्सचुअल डेटा और दूसरा होता है आपका ग्राफिकल डेटा। ठीक है, टेक्सचुअल डेटा, टेक्सचुअल डेटा किसे कहेंगे? यहां कितने ऐसे हैं जो कंप्यूटर फील्ड से बिल्कुल भी अवेयर नहीं, एकदम खत्म कहानी नहीं है? दो चार लोग, तो इनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जो कंप्यूटर फील्ड से अवेयर है उनको तो पूरा प्रयास करना है कि 30 में कैसे भी करके 28, 30 में 30 नहीं बनेगा, नामुमकिन है, मेरे से नहीं बनेगा। उसका कारण ये है व्यापम एक दो गलत लेगा, और वही कारण है, गलती होगा। बहुत अच्छा पढ़ाई की हो तो आपसे गलती होने का चांस कम है, व्यापम ही गलत लेगा, तो इसीलिए 30 में 30 तो पूरा बनेगा नहीं। टेक्सचुअल डेटा, टेक्स्ट वर्ड कहीं भी आया उसका एक ही मतलब है, ऐसा डेटा जिसे टाइप किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा डेटा जिसे टाइप किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, टेक्सचुअल डेटा। ठीक है, अब टेक्सचुअल डेटा, अच्छा ग्राफिकल डेटा कहने का मतलब, अच्छा पहले टेक्सचुअल देख लेते हैं पूरा। टेक्सचुअल डेटा ऐसा डेटा जिसे आप क्या कर सकते हैं, टाइप। अब इसमें दो तीन चीजें होती हैं, आप टाइप नंबर भी करते हैं, आप टाइप अल्फाबेट भी करते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश हो गया, @ हो गया, गुणा भाग का चिन्ह हो गया, इसे भी टाइप किया जाता है। तो उसकी एक अलग अलग कैटेगरी है, वो भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला होता है आपका न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा कहने का मतलब 0, 1, 2 से लेके कहां तक, 9 तक, इतना ही डेटा आपका क्या कहलाएगा, न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक मतलब केवल नंबर्स, तो न्यूमेरिक डेटा यानी 0, 1, 2 से लेकर कहां तक, 9 तक। ध्यान रहेगा। दूसरा डेटा, दूसरा होता है आपका अल्फाबेटिक डेटा। अल्फाबेटिक डेटा कहने का मतलब अल्फाबेट इसमें आ जाएंगे, ABC से लेकर के कहां तक, पूरा Z तक। तो इस प्रकार का डेटा क्या कहलाएगा आपका, अल्फाबेटिक डेटा। बहुत सरल है। तीसरा इन दोनों को मिला दिया जाएगा, अब मिला के क्या कहा जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहने का मतलब आपका 0, 1 से लेके 9 तक सारे नंबर तो रहेंगे ही, उसके साथ आपके सारे अल्फाबेट भी रहेंगे, ABC से कहां तक, Z तक। अब कुछ कुछ बुक में कुछ चीजें डिफर करती, जैसे एक चौथा कैटेगरी में पहले बता देता हूं। चौथा कैटेगरी कहलाता है स्पेशल कैरेक्टर। और स्पेशल कैरेक्टर कहने का मतलब होता है सभी प्रकार के आपके चिन्ह। ये सब चिन्ह देखे हैं मोबाइल में भी आपको दिखता है, डिवाइड का हो जाए, प्लस का हो जाए, क्वेश्चन मार्क हो जाए, कुछ भी, ये सब क्या कहलाता है आपका, स्पेशल कैरेक्टर। अब जो कुछ कुछ चीजें आपको अलग मिलेंगी बुक्स में, वो ऐसा है कि कुछ जगह आपको अल्फा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत ही स्पेशल कैरेक्टर मिलेगा। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहने का मतलब क्या हो गया, नंबर भी हो गया, अल्फाबेट भी हो गया, और स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन एक्चुअल कैटेगरी में स्पेशल कैरेक्टर अलग होता है। अलग कैसे रहेगा, न्यूमेरिक में केवल नंबर, अल्फाबेटिक में केवल अल्फाबेट। अल्फा न्यूमेरिक कहा जाएगा तो उसमें अल्फाबेट और नंबर ही बस रहेगा, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर की बात रहेगी तब आपका क्या रहेगा, ये सारे सिंबल। अब एग्जाम में हम किसको टिक मारेंगे, तो एग्जाम में ये चीज डिपेंड करती है कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। अगर आपसे पूछ रहा है कि विशेष प्रकार के चिन्ह किसके अंतर्गत आएंगे, उदाहरण लिख देगा आपको $@ ऐसा लिख दिया, और आपके ऑप्शन में स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, केवल अल्फा न्यूमेरिक लिखा है, तो आप किसे टिक करोगे, अल्फा न्यूमेरिक को टिक करोगे। अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं दिया है, स्पेशल कैरेक्टर दिया है, तो किसे टिक करोगे,
स्पेशल कैरेक्टर, और अगर दोनों दिया है तो स्पेशल कैरेक्टर ही आपको टिक करना है, ध्यान रहेगा। तो कुछ चीजें ऐसे ही मिसमैच होती है जिसको हम एग्जाम में ऑप्शन में तय करते हैं कि कैसे टिक करना है। तो टेक्सचुअल डेटा क्या होता है, समझ में आया? ठीक। दूसरा ग्राफिकल डेटा है, ग्राफिक्स वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। ग्राफिकल डेटा कहने का मतलब आप शॉर्ट में अभी लिख लीजिए, इमेज और वीडियो। जितने भी प्रकार के इमेज और वीडियो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्राफिकल डेटा। ठीक है। तो इनपुट आप टाइप करके भी करते हैं, जैसे आप व्यापम का फॉर्म भर रहे हैं तो मोबाइल नंबर कैसा डेटा है, न्यूमेरिक डेटा। आया है ये भी क्वेश्चन कि ईमेल आईडी, किसी की भी ईमेल आईडी किस प्रकार का डेटा कहलाएगी, कैसा कहलाएगी, अल्फा न्यूमेरिक, क्योंकि उसमें केवल स्पेशल कैरेक्टर ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्या रहेगा वो, अल्फा न्यूमेरिक। ठीक। लेकिन आप व्यापम का फॉर्म भरते हैं तो फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करते हैं, तो क्या वो टेक्सचुअल डेटा है, वो किस प्रकार का डेटा कहलाएगा, ग्राफिकल डेटा। हमारे सिलेबस में मल्टीमीडिया एक टॉपिक है, मल्टीमीडिया के अंतर्गत इमेज और वीडियो के बहुत सारे कैटेगरी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी ये बेसिक क्लियर हो रहा है आपको, डेटा क्या होता है, ध्यान रहेगा इतना। चलो आगे चलते हैं। छोटा सा हम जान लेते हैं आज कंप्यूटर की हिस्ट्री, कल हिस्ट्री की क्लास को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास कुल 1 घंटे का टॉपिक है और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे तय रहता है। तो छोटा सा पोर्शन अभी देखेंगे, बाकी इसको कल देखेंगे। एक क्वेश्चन गारंटेड आपको 2 पेज से मिल जाएगा, 2 पेज का ही आपका नोट्स बनना है अधिक से अधिक। तो आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल में यहां पर लिखेंगे आप कंप्यूटर, ठीक है। यहां पर लिखेंगे आप ईयर, लिख देंगे। पहले मैं बना लेता हूं फिर आप लोग बनाना। और आड़ा बनाएंगे, कोशिश करेंगे आड़ा बनाए, ठीक है, क्योंकि चौड़ा रहेगा थोड़ा। खड़ा भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, ज्यादा लिखा आएगा। ईयर लिखेंगे, उसके बाद यहां पर इन्वेंटर या खोजकर्ता, और उसके बाद अन्य विशेषता। ठीक है, बस इतना ही बनाना है आपको। तो कंप्यूटर के इतिहास में पहले टाइप का जो कंप्यूटर माना गया है वहां से हम शुरू करेंगे। उसका नाम, कब खोजा गया, खोजकर्ता कौन है, इन्वेंटर उसका कौन है, और उसकी अन्य विशेषताएं। क्वेश्चन आपको इसी से ही मिलेगा। जैसे सबसे पहले प्रकार के कंप्यूटर, जिसे पहला कंप्यूटर माना गया है, वो है अबैकस। ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर माना गया है अबैकस। अबैकस का आविष्कार एक्चुअल में 5000 साल पहले हुआ। ठीक है, जो इसका आविष्कार कब हुआ है, 5000 साल पहले। लेकिन जब मार्केट में लोगों के हाथ में उपलब्ध हुआ है, वो साल कौन सा माना गया है, 1602। तो इसीलिए जो विभाजित टाइप का ईयर रहेगा वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो एग्जैक्ट ईयर रहेगा एग्जाम में आपके वही आएगा। ठीक, तो इसीलिए विवादित है, आप छोड़ सकते हैं। अबैकस चूंकि 5000 साल पहले आविष्कार हुआ है, तो 5000 साल पहले किसने आविष्कार किया है पता चल सकता है क्या? तो इसके आविष्कारकर्ता का कोई जानकारी नहीं है, इसके खोजकर्ता की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, अबैकस को बनाया किसने, चीन वालों ने बनाया। तो अबैकस का आविष्कार कहां पर हुआ है, चीन में। अबैकस कितने लोग जानते हैं क्या है, देखे क्या होता है? टेबल रहता है, ठीक है। सामान्य तौर पे कुछ कहीं देखे हो कि किसी को करते देखे हो बच्चे लोगों को वीडियो में? हाँ, सामान्य तौर पे आप देखे होंगे बच्चे लोगों के पास एक स्लेट होती है जिसमें यहाँ वायर लगे होते हैं और वायर में ऐसे छर्रे होते हैं, देखे हो? अपने बचपन में देखे हो कि नहीं? क्या किए इससे, अबैकस किए कि बस खेले ऊपर नीचे करके? खेले हैं, खेले हैं कि अबैकस सॉल्व किए हैं उसमें? कोई स्कूल में नहीं सिखाते हैं ना, मत बोलना हम अबैकस उसमें सॉल्व किए हैं, सब केवल खेले ही होंगे। अब कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा होगा तो सिखाए भी होंगे। तो सामान्य रूप से जो अबैकस हमें दिखता है वो यही, ठीक है। तो इसमें बेसिकली छर्रों को आगे पीछे कैलकुलेट किया जाता है। जब आपकी इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है
तो आपने जो बच्चे लोगों को वीडियो में देखा होगा कि दो पेन पकड़े रहते हैं, उंगली ऊपर नीचे करते हैं और फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अबैकस। अबैकस यदि आपको आता है तो आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकता है, लेकिन अब ये उम्र अबैकस सीखने की नहीं है, ठीक है, आप नॉर्मल मैथ्स में ही सीख सकते हो। तो ये है आपका अबैकस। अबैकस का इस्तेमाल हुआ केवल जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए, ठीक है। केवल 3 ही प्रकार का कैलकुलेशन इसमें होता था, जोड़ना, घटाना और गुणा, ठीक। और अबैकस जो है पूरे दुनिया का पहला कैलकुलेटर माना गया है। पूरे दुनिया का पहला कैलकुलेटर कौन है? अबैकस, ठीक। अब आपके एग्जाम में जो दूसरा ग्रीक शब्द आया है वो यही है। अबैकस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अबैक्स, एक ग्रीक शब्द से हुई है, अबैक्स। तो जो आया है बस उसे ही याद करना है, ऐसा नहीं कि सब शब्द ढूंढने लग गए, नहीं ढूंढना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं आने चाहिए, लेकिन अब आ गए हैं, एक दो बार पूछ दिए गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है। तो अबैकस नाम से ही लग रहा है उस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अबैक्स। अबैकस में इतना ही जानकारी याद रखना है, फिर आप इस रो को बंद कर लीजिए। अगले में आते हैं। दूसरा कंप्यूटर है हमारा नेपियर बोन। नेपियर बोन्स, ठीक है। नेपियर बोन्स का आविष्कार हुआ 1617 में। और नेपियर बोन्स नाम से ही याद रखना है, नेपियर व्यक्ति का भी नाम है नेपियर, जॉन नेपियर, ठीक है, जॉन नेपियर, ठीक। तो दूसरे प्रकार का जो कंप्यूटर माना गया है कौन सा है? नेपियर बोन्स। आविष्कार कब हुआ? 1617, और जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया। इसकी विशेषता भी यही थी, ये केवल जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए ही उपयोग में लाया जा रहा था, ठीक है, जोड़ना, घटाना और गुणा, ठीक। प्लस जो दूसरी विशेषता है इसकी, इसके नाम में क्या लिखा है? बोन्स। बोन मतलब क्या? हड्डी। इसकी यही विशेषता है, हड्डियों से बना हुआ कैलकुलेटर था ये, हड्डियों से बना हुआ कैलकुलेटर, ठीक है। इससे यही क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा कैलकुलेटर हड्डियों से बनाया गया था? तो कौन सा है वो? नेपियर बोन्स। नाम से भी टिक मारा जा सकता है, ठीक। दूसरा, जो ये नेपियर बोन्स था, आपको बनाना नहीं है, बस आप समझो, ये कुछ ऐसी आयताकार पट्टियां होती थी जो रो और कॉलम के फॉर्म में रहती थी, और इस पे नंबर लिखे हुए होते थे, ठीक है। जहां जहां ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर नंबर लिखे होते थे, और इन पट्टियों को खसका के कैलकुलेशन किया जाता था, ठीक। इस प्रकार आयताकार पट्टियों के उपयोग से कैलकुलेशन करने की तकनीक रैप्डोलॉगिया कहलाती है। ये नाम याद रखना है, रैप्डोलॉगिया या रैप्डोलॉजिया बोलो, जो बोल के आप याद, प्रोनाउंसिएशन में परेशान नहीं होना है, जो बोल के याद रहे, रैप्डोलॉजिया, जो बोल के याद रहे, आपको नाम याद रखना है। तो ये क्या है? आयताकार पट्टियों से कैलकुलेशन परफॉर्म करने की तकनीक क्या कहलाती है? रैप्डोलॉगिया। ध्यान रहेगा। तो रैप्डोलॉगिया पर आधारित इकलौता कैलकुलेटर है कौन सा? नेपियर बोन्स। यहां तक क्लियर है चीजें? दूसरे प्रकार का कंप्यूटर हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण कंप्यूटर है आपका पास्कलाइन। पास्कलाइन, ठीक है। पास्कलाइन आया है आपका 1642 में। जैसे कि यहाँ पास्कल लिखा हुआ है, नाम में भी पास्कल रहेगा, और इसको बनाने वाले व्यक्ति हैं ब्लेज पास्कल, ठीक है। अगला जो कंप्यूटर माना गया है, बीच में और भी आपको किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, जैसे स्टैक्टस का कोई कंप्यूटर लिखा हुआ मिलेगा, पर वो कोई कंप्यूटर नहीं था, वो एक तो बस नियम था। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है हम उसे ही देखेंगे
क्या है, जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी भी मिलती है जो या तो काम की हो सकती है या तो कचरा हो सकती है। तो 2-3 बुक को समराइज करके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूं, ठीक है। तो ब्लेज पास्कल ने बनाया क्या, पास्कलाइन। पास्कलाइन भी जो था वो जोड़ने, घटाने, गुणा करने और साथ ही साथ भाग देने के लिए भी उपयोग में आता था, ठीक है। तो जो ये 4 प्रकार के कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। सबसे इंपॉर्टेंट जो पास्कलाइन से सीधा क्वेश्चन बनता है, पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन था ये। पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन, या आम भाषा में ये भी इसे आप कह सकते हैं, पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर या मैकेनिकल कैलकुलेटर। यही क्वेश्चन इससे बनता। पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सा, पास्कलाइन। अब पूरे दुनिया का पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन कहा जाए या मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाए या मैकेनिकल कैलकुलेटर, कौन सा है, पास्कलाइन, ठीक। अब इसमें कुछ चीज और समझना है। पास्कलाइन कुछ इस प्रकार का दिखता था कि यहां पर क्या है, समझ लीजिए कुछ मीटर जैसा था जिसमें नंबर लिखे होते थे, इन नंबर को घुमाया जाता था और यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीन टाइप का एनालॉग स्क्रीन जिसमें आपको उसका रिजल्ट मिलता था। समझ पा रहे हैं जो बोल रहा हूँ, ये सब में नंबर लिखा, इधर घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा और इसमें क्या आ रहा है, एक रिजल्ट। इस प्रकार का दिखता था ये पास्कलाइन, ठीक। अब यहां पर किसी चीज को घुमाया जा रहा है, ठीक है, और घुमाने से आपको रिजल्ट दिख रहा है। सामान्य जिंदगी में ऐसा कौन सा डिवाइस देखे हो आप जो घूमता है आपको रिजल्ट दिखता है? सही बोल रहे हो क्या? बाइक का मीटर क्या बोलते हैं उसको? मिलोमीटर, माइलोमीटर, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। वही ध्यान रखना है, जो माइलोमीटर, स्पीडोमीटर हम कह देते हैं वो आम भाषा में कहा जाता है, टेक्निकली वो कहलाता है ओडोमीटर। तो ये एकमात्र कंप्यूटर जो ओडोमीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है कौन सा है, पास्कलाइन। यही क्वेश्चन इससे बनेगा, ठीक है। ओडोमीटर, ओडोमीटर के सिद्धांत पर, ठीक है। तो ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा है, पास्कलाइन। ध्यान रहेगा पास्कलाइन। पास्कलाइन के बाद चौथा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है आपका डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल इंजन महत्वपूर्ण कंप्यूटर, डिफरेंशियल इंजन, ठीक। डिफरेंशियल इंजन याद रखना है 1820। कुछ जगह आपको 1822 लिखा हुआ मिलेगा, आप 1820 ही याद रखिए। क्यों, एक चीज इससे हम लिंक करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, डिफरेंशियल इंजन बनाया है चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने बनाया है डिफरेंशियल इंजन, ठीक। और चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर जगत में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। क्यों, फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को ही माना गया है फादर ऑफ कंप्यूटर। लेकिन पहला कंप्यूटर डिफरेंशियल इंजन नहीं कहलाया। डिफरेंशियल इंजन जिस उद्देश्य के तहत बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके बाद जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया एनालिटिकल इंजन, इसके बाद देखेंगे, वो था पहला कंप्यूटर। लेकिन आप अभी नाम सुन रहे हैं तो याद रखिए, चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक कहा जाता है किन्हें, चार्ल्स बेबेज। चूंकि कंप्यूटर के जनक है इसीलिए इन्हीं का बस एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि चार्ल्स बेबेज किस देश के रहने वाले हैं। तो किस देश के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के रहने वाले, ठीक है। ब्रिटेन के रहने वाले हैं चार्ल्स बेबेज। अब डिफरेंशियल इंजन की आपको विशेषता याद रखना है।
तो डिफरेंशियल इंजन की एक ही विशेषता याद रखना है, दो विशेषता याद रखिए कि ये आपका जोड़ घटाना गुणा भाग तो कर ही लेता था, इसके साथ ही ये अलजेब्रा भी सॉल्व कर लेता था। जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे उसे भी अब सॉल्व करने लग गया था कंप्यूटर। और कौन सा कंप्यूटर था? डिफरेंशियल इंजन। ठीक, चूंकि अलजेब्रिक इक्वेशन यहां पर सॉल्व हो रहे हैं, मैथ्स का लेवल और बढ़ गया है, समझ लो रिसर्च और ज्यादा हो रही है, तो इससे जो क्वेश्चन के रूप में आया है वो ये है कि डिफरेंशियल इंजन दशमलव, एक बेकार क्वेश्चन है, नहीं आना चाहिए, पर आया है कि डिफरेंशियल इंजन दशमलव के किस स्थान तक शुद्धता से गणना कर सकता था। तो एक्चुअल में बेकार डेटा है, पर अब आया है तो हम रट लेते हैं। तो याद रख लेना है दशमलव के 20 स्थान तक ये शुद्धता से गणना कर सकता है। इसीलिए मैं बोला आप क्या याद रखो, 1820 में बना डिफरेंशियल इंजन, और ये दशमलव के 20 स्थान तक शुद्धता से गणना कर सकता है, यानी दशमलव के बाद 20 अंक तक ये एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकता है। कौन? डिफरेंशियल इंजन। ध्यान रहेगा डिफरेंशियल इंजन। ठीक, तो कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है, कंप्यूटर के हिस्ट्री का ये 25% पोर्शन है, और केवल 4 डेटा ही लिखाया है, केवल 4 ही तो कॉलम लिखाया है। इसके बाद अधिक से अधिक आपको मैं 12 कॉलम और बताऊंगा, और उससे बाहर हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दिखेगा, जिसे हम कल की क्लास में देखेंगे। आज क्लास आपकी ज्यादा हो गई है थोड़ी, तो कल की क्लास में देखेंगे। इतना चीज पढ़ के आइए कंप्यूटर में भी, और जो मैथ्स हम देखें वो भी कंटिन्यू आपका चलते रहे। ठीक, चलिए कल मिलते हैं। कुछ भी डाउट रहे बताइए।